हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है सांवले सपनों की याद। इसके राइटर हैं जाबिर हुसैन। सबसे पहले हम जाबिर हुसैन जी का जो परिचय है वो देख लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म है वो 1945 में गाँव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। यानी जो जाबिर हुसैन जी हैं उनको हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू इन तीनों भाषाओं का जो समान रूप से ज्ञान है, अधिकार के साथ वो लेखन कर रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत परी प्रमुख हैं। यानी जाबिर हुसैन जी की जो रचनाएं हैं हिंदी की वो हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, ये प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी की। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। यानी जाबिर हुसैन ने जो डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया वो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यानी यहाँ लेखक ने जो सांवले सपनों की याद है वो सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यानी ये संभव नहीं है कि कोई रोक टोक सके। जो सुनहरे परिंदे यानी पक्षी के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोशी वादी की तरफ अग्रसर है, तो इसे कोई रोक टोक सके ये कहाँ संभव है, यानी संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। यानी सालिम अली हैं वो अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने जो अंतहीन सफ़र का बोझ है वो उठाए हुए है, लेकिन ये सफ़र है वो पिछले तमाम जितने भी सफ़र हैं उनसे अलग है, भिन्न है। और भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम का ये आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी यहाँ लेकर कह रहे हैं कि अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरकत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात दोबारा जो पक्षी है वो अपने सपनों के गीत है दोबारा कैसे गा सकेगा, नहीं गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा।
वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। यानी लोग हैं वो पक्षी को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता हुआ फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। यानी एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़, यानी जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब मक्खन भरे भांडे फोड़े थे। यानी यहाँ लेखक कह रहे हैं कि ये पता नहीं है कि इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और गोपियों को अपनी जो शरारतों का निशाना बनाया था, और कब माखन के भरे भांडे फोड़े, दूध छाली से अपने मुँह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। यानी ये कुछ पता नहीं है कि ये कुछ पता नहीं है कि ये इतिहास में कब किया गया था, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। यानी इनका कुछ पता नहीं है यह सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। यानी लेखक कह रहा है कि इन सब चीज़ों के बारे में किसी को कोई पता नहीं है, जो ये इतिहास है इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन जब हम वृंदावन जाते हैं तो नदी का जो सांवला पानी है वो उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। अर्थात यहाँ लेखक कह रहा है कि ऐसे लगता है जैसे पेड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम है वो थम जाएंगे। और हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली है वो सैलानियों को हिदायत देता है, हिदायत देगा तो हमें ऐसे लगेगा जैसे बस कुछ ही क्षणों में कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी जो वृंदावन का माहौल है, जो वृंदावन है वो कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी खाली हुआ है क्या? यानी वहाँ ऐसे महसूस होता है हमें। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। यानी यह कवि कह रहा है कि मिथकों यानी झूठी दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नज़र है उस कमज़ोर काया, यानी यहाँ सलीम अली को बताया गया है, उस कमज़ोर काया वाले व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। यानी सलीम अली है, उनकी मौत का कारण है वो कैंसर की बीमारी बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यानी जो सलीम अली हैं उनकी आंखों पर जो दूरबीन थी वो उसकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, अर्थात उन जैसा जो बर्ड वाचर है वो कोई शायद ही हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। यानी जब वो एकांत क्षण में होते थे तो सलीम अली को बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली
जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घरों में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रेशें भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यानी जो सलीम अली हैं वो उन लोगों में से एक थे जो अपनी जो प्रकृति है उसके प्रभाव में आने के बजाय वो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्तियों में कायल थे। इसके चढ़ने में उनकी जीवन शैली तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अब जो तहमीना है वो सलीम अली की सहपाठी है। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। यानी जो सलीम अली हैं वो एक दिन मतलब केरल की जो साइलेंट वैली है को रेगिस्तान की हवा के झोंकों से बचाने की अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे उस टाइम। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। यानी सलीम अली ने जब उनके सामने जो चित्र था, जो पर्यावरण के प्रभावित खतरों का जो चित्र था उसके सामने रखा तो उनकी आंखें हैं वो नम हो गई। आज सलीम अली नहीं हैं, लेकिन आज सलीम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी यानी सुगंधित मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध, यानी जब मतलब जो सूखी माटी होती है उस पर जब मतलब पानी गिरता है तो उससे जो गंध उठती है उसको सोंधी माटी कहा गया है। सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फबारी ज़मीनों पर जाने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। यानी यहाँ मतलब लेखक कह रहे हैं कि मतलब अब कौन बचा है जो भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। यानी जो सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। मतलब ऐसा कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फबारी ज़मीनों पर जाने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, यानी मैं नहीं लिख सकती। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरियां लॉरेंस के बारे में मैं ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हुआ हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहचानना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी जो गोरियां हैं उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। यानी लेकर कह रहे हैं कि जो मेरी छत पर बैठी जो गोरियां हैं उसके बारे में और हम दोनों के बारे में ही मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरियां सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही है। अर्थात यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो एयरगन से जो घायल हुई गोरियां, जिसके मतलब नीलकंठ है, वो चिड़ियाँ हैं, जो गोरियां मतलब सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही और ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उसका विश्वास एक क्षण के लिए भी डगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक यानी सहज स्वाभाविक रूप है, उसका प्रतिरूप बन गए थे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी
गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। यहाँ लेकर कह रहे हैं कि मतलब ऐसा हमें महसूस नहीं होता, फील नहीं होता कि सालिम अली है वो चले गए हैं। हमें अभी भी लगता है कि सालिम अली मतलब लौटेंगे। यहाँ लेखक की आंखें नम है और मतलब जब सालिम अली हैं वो पक्षियों की सुराग में और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए और अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, मतलब ऐसा फील होता है, महसूस होता है। लेखक की आंखें यहाँ नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में ये भाषा की जो रवानगी अभिव्यक्ति हुई है, इसकी मतलब जो शैली है वो दिल को छू लेने वाली है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।